आप सभी को प्रणाम। गायत्री प्रज्ञापीठ की ओर से ले जाने वाले डेली ऑनलाइन स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। पहले गुरु वंदना से सब लोग आंखें बंद कर लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोगों ने जो स्वाध्याय शुरू किया है उसको हम कंटिन्यू रख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आशा करते हैं कि और लोग भी हमसे जुड़ेंगे। तब तक के हम अपने स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। हम फिलहाल अध्यात्म क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए इस पुस्तक के बारे में पुस्तक को स्वाध्याय में ले रहे हैं। ठीक है। तो अभी उसमें से हमारा जो सब टॉपिक है वह शुरू है, नवसृजन की विशालकाय कार्य पद्धति। तो इसके अंडर में हमने मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेती हूँ, एक मिनट। तो इसके अंडर में हमने कल तक के जो स्वाध्याय लिए उसमें हमने देखा था कि किस तरह से गुरुदेव मिशन का जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अनेकों स्वरूप से, है ना। उसमें से फिर आश्रम की स्थापना हो या कोई पत्रिका हो जो मिशन के कार्य के बारे में बात करती हो, और यह सारी बातों से गुरुदेव को बस एक ही चीज करनी थी, वह थी लोगों को अध्यात्म की ओर खींचना। ठीक है। लोगों को अध्यात्म के बारे में बताना, सही तरीके से अध्यात्म को कैसे समझा जाता है, विज्ञान कैसे हमारे साथ अध्यात्म के साथ चलता है, ये सारी चीजों को समझना यह मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। तो कल तक के हमने देखा था कि जो भी नवसृजन के लिए गुरुदेव ने कार्य करने की कोशिश की थी उसमें माता जी का भी कितना सहयोग रहा था। उन्होंने सबको प्यार दुलार से लोगों को जोड़ना आरंभ किया था, और एक सच स्वरूप में वो जैसे अन्नपूर्णा भी बन गई थी हम सबके लिए। जो लोग गुरुदेव के मिशन से जुड़ना चाहते थे, कार्यकर्ता लोग थे, उन सबके लिए माता जी ने जो भी हो सका वह सहकार्य जरूर किया है। ठीक है। तो हमने देखा कल तक के कि साहित्य सृजन का जो कार्य शुरू था वो शांति कुंज से किस तरह से शुरुआत हुई थी। तो चलिए आज अभी आगे पढ़ते हैं कि यह जो नव सृजन का गुरुदेव ने निश्चय किया था उसमें और क्या क्या चीजें गुरुदेव ने आगे बढ़ाने के लिए डाली है। तो आज का हम पढ़ना शुरू करेंगे पेज नंबर 51 से। खगोल विद्या में भारत अग्रणी रहा है। ज्योतिष अच्छा। की व्यापक और सही खोज का इतिहास भारत से ही आरंभ होता है। ओके। पर बोलो ही। दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि उसे भ्रम जंजाल के रूप में विकसित किया गया, और ज्योतिषियों ने उसे भविष्य कथन का माध्यम बनाकर उल्लू सीधा करना आरंभ कर दिया। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि जो खगोल विद्या है, जिसमें जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनके बारे में जानना, उनके बारे में अभ्यास करना, और उनका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ये सारी विद्या जो है ये हमको पहले से ही अवगत थी। ठीक है। लेकिन यह जब तक के सारे लोगों के तक पहुंची तब तक के वह थोड़ी सी धुंधली हो चुकी थी। किस तरह से? क्योंकि जो ज्योतिषी थे वह उन्होंने इस विद्या को जो बहुत ही विस्तृत प्रमाण में एक्चुअली है, पर उसको सिर्फ भविष्य कथन इतने तक ही सीमित रखा। तो शायद कोई कारण रहा होगा कि खुद की जेब भरने के लिए, या फिर लोगों को अपने हाथ में मतलब बांधे रखने के लिए, ताकि अगर पूरी विद्या विद्या अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग ज्यादा ही सजग होकर उसे खुद के हिसाब से अच्छी तरह से उसका अभ्यास कर कर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगेंगे। और उससे क्या होगा कि जो भविष्य वक्ता थे, जो ज्योतिषी थे, कुछ ज्योतिषियों की बात कर रही हूँ, सभी नहीं, सभी बुरे नहीं होते हर फील्ड में, लेकिन इक्का दुक्का लोग ऐसे ही होते हैं जो बाकी के लोगों पर हमको सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो कुछ ज्योतिषी ऐसे ऐसे थे
जो हमारे जो खगोल विद्यार्थी विज्ञान था उसको भ्रमित करके उन्होंने सिर्फ भविष्य वक्त वक्ते के लिए मतलब रख दिया था। मतलब वह इतना ही लोगों को बताते थे कि यह जो खगोल विज्ञान है इससे हम सिर्फ भविष्य के बारे में पता कर सकते हैं और यह किसी काम का नहीं। ठीक है। तो ज्योतिषियों ने उसे भविष्य कथन का माध्यम बनाकर उल्लू सीधा करना आरंभ कर दिया। ज्योतिष विज्ञान का समय समय पर ग्रह गणित दृश्य पर्यवेक्षण के आधार पर संशोधन होता रहा है। कारण कि घंटा मिनट के हिसाब से ग्रहों की चाल ऐसी नहीं है जिससे गणित अनुबंधों में बांधा जा सके। उसने उसमें समय समय पर अंतर पड़ता रहता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ग्रह और नक्षत्रों की जो चाल होती है, जो स्थान होता है, वह ऐसा नहीं होता कि जो एक बार बता दिया जाए तो कल भी उसकी जो गणना है, उसका जो निश्चित स्थान है वो वही रहेगा, वो बदलता रहता है ना। उसी हिसाब से ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हमारी राशियां भी बनी है। जिस राशि में सूर्य होता है उस हिसाब से उस जगह का, उस स्थान का जो नक्षत्र है वो तय होता है। और उस हिसाब से हमारे बहुत सारे नक्षत्र जो हम राशियां जो हमें पता है जो शुरू होती है, जिसमें तुला आती है, कन्या आती है, मिथुन आती है, मकर, वृश्चिक, यह सारी राशियां भी होती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो ज्योतिष विज्ञान है वो हमारा पहले से ही ये ज्ञान हम लोगों को रहा है, हमारे ऋषियों को रहा है, हमारे मुनियों को रहा है, जिन्होंने इतना सारा आकाश जो मतलब कहीं से भी हम लोग जिसको गिन नहीं सकते, उसके भी बहुत सरल तरीके से भाग कर कर, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से मतलब निश्चित प्रमाण में उसको विभाजित कर कर नक्षत्रों का नाम देकर उसका विज्ञान भी तैयार किया था और उसका अभ्यास भी शुरू किया था। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं यह स्थिर नहीं होते, ये बदलते रहते हैं। उनमें समय समय पर अंतर भी पड़ता रहता है। उसे दृश्य के आधार पर ही संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो यह सब बातें कैसी होती हैं, इसका संशोधन कैसे किया जा सकता है, सिर्फ देखकर। आकाश मंडल में जो पिंड है उनको देखकर ही इसका अभ्यास हो सकता है। इस कार्य के लिए वेधशालाएं विनिर्मित होती रही है। तो सही बात है। अभी जब इनको देखकर सारा अभ्यास होना है ग्रह नक्षत्रों को, तो उनके लिए हमें वेधशाला की जरूर पड़ेगी। अब यह वह वेधशाला नहीं है जो छोटे वाले माइक्रोस्कोप में नीचे देखती है। यह वह वेधशाला है जो बड़े से माइक्रोस्कोप में ऊपर आकाश की तरफ लगी हुई रहती है। बहुत बड़े बड़े लेंस रहते हैं जिनकी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है, जो जो मतलब आकाश के जो भी छोटे छोटे भी तारे, ग्रह और नक्षत्र हैं, उनको भी अच्छी से वह देख सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, हमको दूरबीन रहते हैं, वह दूरबीन इतने बड़े होते हैं कि जैसे सूरज हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, और चांद को हम लोग आंखों से अच्छी तरह से स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। लेकिन यह जो ग्रह नक्षत्र को देखने वाली दूरबीनें होती हैं, यह बहुत ही बड़ी कैपेसिटी की होती है। और जो बाकी के ग्रह जो है, जैसे बृहस्पति हो गया, मंगल, गुरु, शनि, इनको अच्छी तरह से जैसे हम लोग फोकस करके देखते हैं ना किसी चीज को, जब उसको फोकस करते जाते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर की जो बारीकियां है वो हमको देखने हमें मिलती है। इस तरह से जो वैज्ञानिक वेधशालाएं थी वह काम कर रही थी ग्रह नक्षत्रों का अभ्यास कर कर। अभी भी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, बेंगलुरु आदि में पुरातन वेधशालाएं जिस तिस रूप में विद्यमान विद्यमान है। तो गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी वेधशालाएं हमारे लिए वैसे तो है। नए सिरे से इनका सामयिक एवं सार संक्षेप जैसा स्वरूप शांति कुंज में समग्र वेधशाला खड़ी करने के रूप में विनिर्मित किया गया है। तो इसी तरह का एक स्वरूप भी हमारे यहाँ शांति कुंज हरिद्वार में बनाया गया है। इसमें प्राचीन यंत्र उपकरणों के अतिरिक्त आधुनिक दूरबीनों का भी प्रयोग अंतरिक्ष जांच पड़ताल के लिए किया जाता है। इस वेधशाला की कसौटी पर कसने के उपरांत हर वर्ष पंचांग प्रकाशित होता है। साथ ही इस प्रकार का ज्योतिष प्रशिक्षण भी चलता है कि हर स्थान का निजी पलमा के आधार पर पंचांग बनाना हर गणितज्ञ के लिए संभव हो सके। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि यह जो वेधशाला है, यहाँ पर जो भी ग्रह मंडलों का और जो भी तारे नक्षत्र हैं उनका अभ्यास करने के बाद ही हर वर्ष का पंचांग भी निकलता है। तो पंचांग बेसिकली क्या होता है, पंचांग में सारी चीजें, सारे नक्षत्र और ग्रहों के जो भी बहुत आधुनिक तरीके से अभ्यस्त की हुई
जो जानकारी है यह इसमें दी हुई होती है। और जिस व्यक्ति को ये पंचांग पढ़ते आता है वह हर दिन का जो विशेषता है या यह दिन किस लिए किस काम के लिए अच्छा है ये सारी बातें बता सकता है। कुछ शुभ कुछ अशुभ समय इन बातों की भी जानकारी हमको पंचांग से मिल जाती है। उसी तरह से पूरे साल भर में कौन सा दिन कौन सी तिथि और कौन सा त्योहार जो है वो किस तिथि पर क्या कब पड़ने वाला है ये सारी बातें हमको पंचांग से जानने को मिलती है। उसी तरह से गुरुदेव कहते हैं कि क्षेत्र विशेष पर पड़ने वाले अंतर्ग्रही प्रभाव को जानने के लिए भी स्थानिक पंचांग ही सार्थक होता है। लेकिन जैसे कि अभी हमने इसके पहले पैरा में देखा था कि ग्रह नक्षत्र है जो वो स्थिर नहीं है, वो बदलते रहते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से हमारी जगह भी बदलती है, हमारी जगह के हिसाब से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी बदलता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई अंतर्ग्रही प्रभाव आपको जानना है, आपको विशेषतः जानना है कि आपके स्थान पर उस ग्रह नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको संपूर्ण पंचांग के साथ-साथ कुछ स्थानीय पंचांग की जरूरत भी पड़ेगी। और स्थानीय पंचांग बनाने की विद्या बताने वाला देश भर का यह विद्यालय है। तो स्थानीय पंचांग के लिए गुरुदेव ने उस वक्त जो हमारे शांति कुंज हरिद्वार में जो वेदशाला की स्थापना की थी वह यह बनाने में उस वक्त पूर्णतः सक्षम था। आगे पढ़ते हैं। इसमें सूर्य मंदिर, ग्रह विद्या की प्रदर्शनी तथा सूर्य शक्ति से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले विशालकाय बहुमूल्य संयंत्र भी देखने ही योग्य है। शांति कुंज की यह प्रक्रिया दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देती है। तो बाकी की चीजें भी जैसे सूर्य मंदिर और ग्रह विद्या की प्रदर्शनी भी हमको शांति कुंज हरिद्वार के इस स्थान पर हमको देखने के लिए मिल जाएंगी। शांति कुंज के निर्माण में अदृश्य प्रेरणाओं ने काम किया, पर उसके शुभारंभ में माताजी का उत्साह ही अग्रणी रहा। उनने इस आश्रम की रूपरेखा बनाई। प्रवेश करते ही 6 वर्ष में संपन्न हुआ अखंड गायत्री महापुनश्चरण कुमारिकाओं द्वारा संपन्न कराया गया। जो कन्याएं इसमें भाग लेने आई उन्हें उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई और संगीत का भी अच्छा बोध कराया। अनुष्ठान और कन्या प्रशिक्षण साथ चला। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो भी कार्य गुरुदेव ने शुरुआत की थी उसमें माता जी का हमेशा से ही योगदान रहा है। हमने कल के स्वाध्याय में ये बात भी जानी थी। तो आज भी गुरुदेव बता रहे हैं कि जो भी आश्रम की रूपरेखा बनी थी बनाने के लिए उसमें माता जी ने भी उत्साहपूर्वक सारी चीजों में भाग लिया है। और उन्होंने जो अखंड गायत्री महापुनश्चरण कराया था उसमें कुमारिकाओं द्वारा ही उसको संपन्न कराया गया था। और जो भी इसमें कुमारिकाएं भाग लेती थी वह उच्च शिक्षा उनके लिए उच्च शिक्षा भी उपलब्ध कराई गई और उसी के साथ साथ संगीत का भी प्रशिक्षण उनको अच्छी तरह से दिया गया। महिला जागृति के संबंध में अत्यधिक उत्साह होने के कारण माता जी ने महिला जागृति नामक पत्रिका भी निकाली। तो हमें यह स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है कि क्योंकि माता जी का महिलाओं के प्रति एक विशेष मतलब उनका स्नेह था कि उनको वह शायद जानती थी कि आगे भी जाकर जब नारी युग आने वाला है तो यही महिलाएं इसमें विशेष अपना कार्य करने वाली है। तो उसकी शुरुआत माताजी ने उसी वक्त से कर दी थी। उन्होंने महिला जागृति के लिए विशेषतः महिला जागृति नामक पत्रिका भी उस वक्त निकाली थी। वह 6 वर्ष तक उन्हीं के तत्वावधान में प्रकाशित होती रही। 6 वर्ष तक वह पत्रिका माताजी के समक्ष वो प्रकाशित होती रही। ग्राहक संख्या भी 20,000 के करीब पहुंच चुकी थी। पर मिशन के इतने अधिक कार्य उनके सिर पर आ गए कि संपादन प्रकाशन का दायित्व वे लगातार न चला सकी और उसे नई व्यवस्था न बन पड़ने तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब माताजी ने पत्रिका तो शुरू की थी महिला जागृति, लेकिन उनके साथ ही मतलब ये पत्रिका का प्रकाशन भी माताजी देखती थी। उसके साथ साथ हमारे जो मिशन का भी काम शुरू था उसकी भी जिम्मेदारियां बहुत थी माताजी के ऊपर। इसलिए उन्होंने फिर कुछ वर्ष के लिए उस वर्ष के बाद उस पत्रिका का प्रकाशन स्थगित कर दिया। आगे पढ़ते हैं। माताजी ने उन्हीं दिनों एक कन्या विद्यालय भी चलाया। शांति कुंज में माताजी का संरक्षण शिक्षण प्राप्त करने पर बच्चियों की जो आशाजनक प्रगति हुई उसे देखते हुए मिशन के कार्यकर्ता वर्ग ने अपनी कन्याओं को भी भेजना आरंभ कर दिया। तो इतने अच्छी तरह से वहां पर कन्याओं को शिक्षण मिल रहा था, प्रशिक्षण मिल रहा था
कि जो कार्यकर्ता लोग थे, वह भी अपनी कन्याओं को वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए भेजने लगे। उनके लिए स्वतंत्र प्रशिक्षण व्यवस्था खड़ी की गई। संगीत प्रवचन का कौशल भी उसमें सम्मिलित था। जब वे प्रवीण होने लगी, तो एक प्रयोग यह किया गया कि 5-5 सुयोग्य कन्याओं के जत्थे आश्रम की कारों में बिठाकर शाखा केंद्रों में महिला जागरण संबंधी अनेकानेक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए महिला सम्मेलन एवं संगठन करने के लिए भेजे गए। तो इतनी अच्छी तरह से उस वक्त की जो महिलाएं थी, जो कि कन्या थी, उनको इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया गया कि उसके एक प्रयोग के तौर पर 5-5 सुयोग्य कन्याओं कन्याओं को अनेक जगह पर, जैसे सम्मेलन, कहीं पर महिला सम्मेलन है, वहां पर, या कोई अगर पूजा वगैरह हो रही है, वहां पर इन कन्याओं को भेजा गया। किस लिए भेजा गया? कि महिला जागरण के बारे में वह अनेक दूसरी महिलाओं को बता सके, उसी के साथ अपने संगठन के बारे में भी बाकी की महिलाओं को जागरूक कर सके। तो इतना अच्छा काम उस वक्त की महिलाएं और कन्याएं आश्रम में रहकर कर रही थी। उनके भाव भरे संगीत और प्रवचन सुनने के लिए हर जगह हजारों की संख्या में उच्च स्तर का जनसमुदाय एकत्रित होता रहा। तो देखिए, उनका जो संगीत और प्रवचन था, वह इतना प्रभावशाली और इतना अच्छा था कि हजारों की संख्या में लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए उस जगह पर आने लगे। जिनने यह उद्बोधन सुना, वे आश्चर्यचकित हो गए कि यह छोटी आयु की किशोरियां बड़े बड़े अभ्यस्त वक्ताओं से बढ़कर किस प्रकार इतनी उच्च कोटि के प्रवचन कर सकी है। उनकी शिक्षा और संरक्षिका की हर जगह भूरी भूरी प्रशंसा हुई। तो देखिए, इस तरह से आश्रम से जब उन्होंने शिक्षा लेकर कन्याएं बाहर गई, समाज में गई, सारी चीजें हमारे प्रचार प्रसार के बारे में सारी बताते गए, संगठन के बारे में बता रही थी, महिला जागरण के बारे में बता रही थी। तो उनका प्रभाव इतना सुंदर था, उनका संगीत, उनका प्रवचन इतना अच्छा था कि लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने लगा। लोगों को मतलब आश्चर्य होने लगा कि ये छोटी-छोटी कन्याएं किस तरह एक बड़े से बड़े वक्ता के जैसे, मतलब इतने अच्छी तरीके से भाषण कर रही है, उसके साथ उद्बोधन कर रही है, जो बहुत ही प्रभावशाली है। तो उनका जो उद्बोधन देखकर सभी लोग उस वक्त के उनसे बहुत ही प्रभावित हो गए थे। इस प्रकार इस प्रवास अवधि में ही अनेकों पत्र आते रहे कि इन देवियों में से एक को हमारे घर की लक्ष्मी बनने देने का अनुग्रह किया जाए। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसी कन्याओं के लिए उस वक्त, मतलब गुरुदेव के पास पत्र भी आ रहे थे कि जो सुशिक्षित सुयोग्य कन्याएं हैं, उनमें से किसी एक कन्या का मतलब कन्या अगर हमारे घर की बहू भी बन जाए तो हमें बहुत आनंद होगा। मतलब इस तरह की चिट्ठियां भी गुरुदेव को उस वक्त आती रही। कन्या विद्यालय की सभी लड़कियां सुयोग्य घरानों में गई और वहां उनने अपना परिवार स्वर्गोपम बनाकर दिखाया। तो ऐसी सुशिक्षित और ऐसी सुयोग्य जो कन्याएं थी, वह गुरुदेव कहते हैं कि अच्छे अच्छे घरों में गई भी, और उन्होंने वहां पर जाकर अपने घर को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना दिया। इन दिनों वह व्यवस्था इसलिए बंद है कि शांति कुंज में नर नारियों का घमासान रहता है, जबकि कन्या शिक्षण के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें पुरुषों का आवागमन न रहे। कहीं अन्यत्र ऐसी व्यवस्था बन पड़ेगी तो उसका प्रबंध नए सिरे से किया जाएगा। तो गुरुदेव ने पुस्तक ये जिस वक्त लिखी हुई है, उस वक्त का जो भी वातावरण था, उसके हिसाब से गुरुदेव यह बता रहे हैं कि नारी जागरण जो है, नारी का जो महिला प्रबोधन जो उस वक्त चल रहा था, कन्याओं के लिए विशेष तरह से जो भी शिविर चल रहे थे, वह उस वक्त चलने के बाद कुछ दिनों के बाद वो रुक इसलिए गए क्योंकि शांति कुंज में एक साथ नर नारियों के उत्थान के लिए सारी चीजें हो रही थी। आश्रम में बहुत सारे जो ये होते हैं अपने बहुत सारे शिविर होते हैं, सॉरी, बहुत सारे शिविर होते हैं, वो हो रहे थे, एक साथ हो रहे थे। तो विशेषतः नारियों के लिए अलग से व्यवस्था बनाना जरा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो जो शिविर है वो कुछ दिनों के लिए रोकने पड़े। नारी शिक्षा एवं नारी जागरण की आवश्यकता का महत्व कितना बढ़ा चढ़ा है, यह समझते हुए उसके निमित्त दूसरा उपयुक्त व्यवस्था क्रम माताजी द्वारा सोचा और बनाया जा रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि माताजी जानती है कि नारी जागरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए माताजी ने दूसरा उपक्रम बनाने की उस वक्त मतलब सोच कर रखा था।
शांति कुंज के तत्वावधान में एक दूसरा आश्रम ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के नाम से चलाया जा रहा है। वह एक मिनट वह आश्रम ठीक गंगा तट पर सप्त सरोवर के निकट है। यह आश्रम 3 मंजिल का है। नीचे की मंजिल में आद्य शक्ति गायत्री के 24 अक्षरों की 24 कमरों में 24 प्रतिमाएं हैं। उनके साथ भी ही यह उल्लेख भी है कि 24 अवतार, 24 देवता, 24 ऋषि, 24 यंत्र किस प्रकार इन अक्षरों की महाशक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। इस मंजिल का ध्यान पूर्वक पर्यवेक्षण करने पर दर्शकों की समझ में गायत्री महाशक्ति की गरिमा का स्वरूप सहज समझ में आता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के बारे में, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है, जहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि मतलब उस आश्रम में क्या क्या है, यह गुरुदेव ने पुस्तक में बताया हुआ है कि वह 3 मंजिल का है। नीचे के मंजिल में क्या है, तो गायत्री आद्य शक्ति के 24 अक्षरों की 24 कमरों में 24 प्रतिमाएं रखी हुई है। उनके साथ ही उन्होंने 24 अक्षर की महिमा से जुड़े हुए जो भी चीजें, उन सारी चीजों को वहां पर रखा है। जैसे 24 अवतार, 24 देवता, 24 ऋषि और 24 यंत्र। ठीक है। तो इस तरह से यह ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में इस ये सारी चीजें वहां पर है। उसके बाद गुरुदेव बता रहे हैं कि आश्रम की दूसरी मंजिल पर क्या है। तो वहां पर अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का जो निर्धारण करने वाली प्रयोगशाला है। इसमें ऐसे बहुमूल्य यंत्र लगे हैं जो अपने प्रयोजन की आवश्यकताओं को भली भांति पूरा कर सकते हैं। तो दूसरी मंजिल मंजिल पर क्या है, अध्यात्म और विज्ञान, जो हम हमेशा बोलते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इसका समन्वय, मतलब इसके कॉम्बिनेशन के लिए, इसका कॉम्बिनेशन बताने के लिए, या यह एक दूसरे को पूरक है, यह बताने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वह दूसरी मंजिल पर है। तीसरी मंजिल में ऐसा पुस्तकालय है जिसमें अभिष्ट अनुसंधान में सहायक सिद्ध हो सकने वाले ग्रंथ देश विदेश से मंगवाकर 24 कमरों में व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं। तो तीसरी मंजिल में पुस्तकालय है, और पुस्तकालय में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देश विदेश से मंगाकर 24 कमरों में जो हमारा अनुसंधान है उसके लिए जो भी पूरक चीजें हैं, ऐसी पूरक चीजों के जो ग्रंथ है वो देशों विदेशों से मंगाकर इन 24 कमरों में रखे हुए हैं। नई पीढ़ी प्रत्यक्षवाद और बुद्धिवाद को मान्यता देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक कि हमको किसी चीज का रिजल्ट नहीं दिखता, हम लोग उस पर विश्वास नहीं रखते। ऐसी हम नई पीढ़ी है। तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद और बुद्धिवाद को हम ज्यादा ही मान्यता देते हैं। तो इसीलिए पुरातन काल में शास्त्र प्रमाण एवं आत्मवचन जन साधारण का समाधान कर देते थे। वह श्रद्धा विश्वास का जमाना अब नहीं रहा। तो पहले क्या होता था, अगर कोई समस्या या कोई दिक्कत किसी को आती थी तो शास्त्रों से उसका जो है समाधान वह ढूंढ लेते थे। और लोग भी ऐसे थे कि विश्वास रखते थे किसी बात को, क्योंकि उनको जो मार्गदर्शन करने वाला होता था ना, वह ऋषि मुनि या वह सत्पुरुष हमेशा सच्चा होता था। बीच मध्यकालीन में जो ढोंगी लोग मतलब तैयार हुए, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए लोग उस पर विश्वास रख देते थे और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाता था। लेकिन अब हर प्रतिपादन के संबंध में तर्क, तथ्य और प्रमाण मांगे जाते हैं, है ना। इससे कम में विचारशील वर्ग का समाधान नहीं होता। तो हम जो खुद को विचारशील वर्ग समझते हैं, तो इस ये हम हमेशा तथ्यों पर आधारित बातें करते हैं। समय की मांग को ध्यान में रखते हुए यह अन्वेषण अनुसंधान खड़ा किया गया है। इसमें गायत्री की शब्द शक्ति और यज्ञ की आरोग्यवर्धक पर्जन्य वर्षिणी क्षमता की खोजबीन की जाती है। अग्निहोत्र पर अनुसंधान के लिए आश्रम के मध्य प्रांगण में एक यज्ञशाला प्रशिक्षण के निमित्त बनाई गई है। इसमें लगे हुए यंत्र उपकरणों को देखकर प्रस्तुत अनुसंधान के प्रति संस्थापकों की सूझबूझ एवं विधि व्यवस्था पर विज्ञान में रुचि रखने वाले मुक्त कंठ से सराहना किए बिना नहीं रहते। ये पूरे पारा में गुरुदेव हमको यह बता रहे हैं कि यहाँ पर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर यज्ञ की जो अलग अलग परिणाम हमको मिलते हैं, अच्छे परिणाम हमको मिलते हैं, इसका शोध किया जा रहा है, किया मतलब होता है। तो आप सभी सभी को पता है, क्योंकि हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो हम यज्ञ हवन हमेशा करते रहते हैं। इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है यह भी हमको पता है।
सबसे ज्यादा यज्ञ का प्रभाव जैसे हमको पता है, यज्ञ करने वाला जो है उसके मस्तिष्क पर, मन पर और अंतःकरण पर पड़ता है। उसी के साथ यह जो यज्ञशाला, यहाँ पर जो योगशाला है, शोधशाला है, इसमें यह भी मतलब उन्होंने ढूंढ निकाला है कि किस तरह से हमारा जो ब्लड है, इसके ऊपर इसका अच्छा प्रभाव किस तरह से पड़ता है। इसके उपरांत हमारे जो जीन्स है, उसके ऊपर इसका, यज्ञ का अच्छा प्रभाव कैसे पड़ता है। और जब मैंने इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ी, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के बारे में, तो वहां पर यह भी लिखा था प्रोमिनेंटली, मतलब मुख्यतः, कि सबसे ज्यादा जो यज्ञ का परिणाम है, अच्छा परिणाम है, वह हमारे लंग्स की कैपेसिटी पर पड़ता है, क्योंकि धूम्र के द्वारा यज्ञ की जो औषधि वनस्पतियां है वो हमें बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। आगे पढ़ते हैं। ब्रह्म वर्चस्व के शोधकर्ताओं में एमडी, एमएस, एमएस, पीएचडी, साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट, डबल एमए स्तर के लोग हैं। उनने अपनी हजारों रुपए मासिक की में ठोकर मारकर इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए निशुल्क समय दिया है। की खोजबीन के लिए संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के ग्रेजुएट स्तर के विद्वान कार्यरत है। उनमें प्रयत्नों से ऐसे तथ्य ज्ञात हुए हैं जिनके आधार पर गायत्री महामंत्र एवं अग्निहोत्र की जीवनोपयोगी क्षमता का ज्ञान होता है, और उसके आधार पर हर दृष्टि से लाभान्वित होने का अवसर मिलता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एमबीबीएस है, एमएस है, पीएचडी की हुए, जिन लोगों ने, ऐसे लोगों को, वो लोगों ने मतलब अपना जीवन यहाँ पर अनुसंधान के लिए दे रखा है। मतलब हजारों रुपए की या लाखों रुपए की नौकरी को भी उन्होंने मतलब छोड़कर, ठोकर मारकर, वो यहाँ पर समाज के उत्थान के लिए, अध्यात्म के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, और उन्होंने अपना जीवन यहाँ पर पूरा के पूरा समर्पित कर दिया है। तो किसके लिए? अध्यात्म के उत्थान के लिए, उसके साथ साथ ग्रंथों की खोजबीन के लिए। तो जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इसमें जो जो ग्रेजुएट, जो जो लोग थे, उन्होंने भी अपना समयदान यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसके बारे में हम यह सब अभी जान रहे हैं कि किस तरह से नव सृजन के इस विशाल कार्य में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का योगदान गुरुदेव ने यहाँ पर बताया है। तो स्पेशली जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय गुरुदेव ने बताया है, वो जैसे हमने देखा था कि विज्ञान और अध्यात्म, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से साथ चल रहा है। ठीक है। उसके बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विशेषतः रिसर्च चलती रहती है अलग अलग चीजों पर, कुछ जैसे अभी हमने देखी थी। तो उसमें से कुछ और यह भी है कि जो हम जप, प्राणायाम, यज्ञ, इन सारी बातों का हमारे ह्यूमन की फिजियोलॉजी पर, मतलब मनुष्य के शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, यह भी अनुसंधान देव संस्कृति विश्वविद्यालय में या ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में होता रहता है। उसके बाद अनेकों तरह के रिसर्च किए जाते हैं, जिसमें एक रिसर्च मुख्यतः है, वह यह है कि गायत्री साधना का मनुष्य के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। इसके लिए अनेकों एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, अनेकों लोगों के ग्रुप कर कर एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। उसके बाद उनकी मस्तिष्क की तरंगों को देखकर यह पता लगाया गया है कि किस तरह से गायत्री साधना के पूर्व उनकी मस्तिष्क की तरंगे थी, जो बहुत ही अस्त व्यस्त थी, और साधना के बाद वह किस तरह से सुचारू रूप से काम करती है। तो ऐसे ऐसे अनेकों तरह के जो रिसर्च है और जो एक्सपेरिमेंट्स है, वो हमारे ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में होते रहते हैं। एक लास्ट पैरा अभी हम पढ़ लेते हैं। अध्यात्म सिद्धांतों को सिद्ध विज्ञान की साक्षी में किया जाए, दोनों को एक दूसरे का पूरक सहयोगी बनाया जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए विश्व के कोने कोने से आस्तिक एवं दार्शनिक समुदाय मांग कर रहा था, पर यह समझ में नहीं आता था कि इसे किस प्रकार संभव किया जाए। गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे विज्ञान और अध्यात्म को साक्षी बनाकर जो भी एक्सपेरिमेंट्स आगे चलाने जाने थे, वह उसके लिए पूरा पूरा देश और पूरी दुनिया ना हमारे लिए राह देख रही थी कि हम उसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते थे। तो इसे देव संस्कृति का सौभाग्य ही कहना चाहिए कि उसके द्वारा इस प्रयोजन की पूर्ति हो रही है।
तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो हमारा है, जो हमारा ब्रह्म वर्चस्व अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर इन दोनों चीज़ों का मतलब अच्छी तरह से ख़्याल रखा हुआ है कि किस तरह से विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे को पूरक होकर आगे शोध शोध करने में एक दूसरे की मदद कर सके। यह प्रयास नैतिकता, आदर्शवादिता एवं परोक्ष जीवन की महान क्षमता को बुद्धि संगत आधार पर सिद्ध एवं प्रत्यक्ष करने जा रहा है। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान का लक्ष्य एवं प्रयास ऐसा है जिसे अपने ढंग का अनोखा ही कहा जा सकता है। एकदम सही बात है। बहुत ही कम मतलब अनुसंधान केंद्र हमारे यहाँ, या मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई हो, मतलब मुझे ज्ञात नहीं है इसके अलावा कोई हो, जहाँ पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी का इस तरह से बड़े स्तर पर अनेकों तरह से संशोधन किया जा रहा हो, रिसर्च किए जा रहे हो और नए-नए तथ्य जो समाज और मानव विकास के लिए ज़रूरी है, उनको लोगों के सामने बिल्कुल सहज सरल भाषा की तरीके से रखा जा रहा हो। तो इतना महत्वपूर्ण ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान हमारे लिए है। तो हमने अभी तक के देखा कि किस तरह से नवसृजन की जो विशालकाय कार्य पद्धति गुरुदेव ने शुरुआत की थी और यह सब किस लिए था कि अध्यात्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए। यह भी एक तरीका है, जैसे किताबें है गुरुदेव का वाङ्मय है, उसी तरह से यहाँ पर विज्ञान और अध्यात्म को साथ-साथ लेकर हम लोग अध्यात्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुदेव ने अपने एक मतलब किताब में कहा था कि लिखा हुआ है कि परिवार एक छोटा राष्ट्र है और राष्ट्र एक बड़ा परिवार। तो देखिए, राष्ट्र और परिवार वैसे तो एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से साइंस और स्पिरिचुअलिटी है। तो राष्ट्र चलाने के लिए मुझे लगता है गुरुदेव ने गायत्री परिवार की इसलिए स्थापना की होगी। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच की जो कड़ी है वह परिवार है और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण धुरा है जो महिलाओं के हाथ में रहती है। इसीलिए माताजी चाहती थी कि हमेशा महिलाएँ भी हर कार्य में आगे रहें। तो ठीक है, आज का स्वाध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के स्वाध्याय में हमने नवसृजन की विशालकाय कार्य पद्धति में ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान का क्या अनुदान रहा है, वह हमने देखा। एक बार शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे पास 1 मिनट बचा हुआ है, तो हम लोग डिस्कशन अगर करना है तो कर सकते हैं।